हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर टू के बारे में। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू इस दुनिया की आज तक की सबसे डिस्ट्रक्टिव वॉर रही है और ये निहायत ही इम्पोर्टेंट वॉर है। अक्सर हिस्टोरियंस तो यही कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर वन के एंड पर ही शुरू हो गई थी एंड इट वाज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, या इसे हम पेरिस पीस कह लें, जिसके बाद ये वॉर शुरू हो गई थी। उसकी रीजंस ये थी क्योंकि जर्मनी पर इतने ह्यूमिलिएटिंग या हार्श हम कह लें टर्म्स लागू की गई थी कि अल्टीमेटली उसका जो एंड है वो इसी तरह कल्मिनेट होना था कि एक और जंग अजीम हो। तो सबसे पहले ही अगर हम लोग कुछ कॉजेज की बात करें कि वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुई। सबसे पहले अगेन जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बात की है, इट वाज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स या पेरिस पीस, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर जर्मनी को सोल हम लोग कह लें कि ठहराया गया था, मुजरिम ठहराया गया था कि वर्ल्ड वॉर वन इसकी एनिमोसिटीज़ की वजह से शुरू हुई है, इसकी हम लोग कह लें कि शरारतों की वजह से शुरू हुई है। और जर्मनी को एक बहुत बड़ी अमाउंट 6600 मिलियन यूरोस की अमाउंट जो है रेपरेशंस के अंदर पे करने का कहा गया था। उसके अलावा जर्मनी के जो रीजन्स थे वो डिफरेंट यूरोपियन ममालिक के अंदर बांट दिए गए थे। दोस्तों, डिफरेंट ममालिक जिनको ट्रीट किया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स या पेरिस पीस के थ्रू, वो भी खुश नहीं थे। जैसे कि तुर्की या इटली हो गई, ये लोग कहते थे कि जी हमें बाकायदा तौर पर, इटली कहता था कि जो मुझसे वादा किया गया था सीक्रेट अलायंस में वो नहीं पूरा किया गया। और तुर्की जो है वो इस चीज से नाखुश था कि उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो हवाले कर दिया था डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स के, जिसको बाद में अगेन मुस्तफा कमाल पाशा के थ्रू ले लिया गया। फ्रांस और ब्रिटानिया के दरमियान भी कुछ मसाइल थे इस पेरिस पीस को लेकर ही। वो ये कि ब्रिटिश जो था दैट वाज समवट मॉडरेट या लीनियंट टूवर्ड्स जर्मनी, जबकि फ्रांस जो था वो कहता था कि जी हार्श कंडीशंस हैं वही इंप्लाई की जाए जर्मनी पर। और इसी के थ्रू जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के 1922 के अंदर, वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जेनोवा कॉन्फ्रेंस, लेकिन अगेन वो फेल हो जाती है। एंड 1923 के अंदर फ्रांस जो है रॉर का इलाका जो जर्मनी का था उस पर कब्जा कर लेता है। रॉर वो शहर था जर्मनी का जहां पर उसकी इंडस्ट्रीज थी और जिसके थ्रू थोड़ा बहुत जर्मनी कमा कर रेपरेशंस पे कर रहा था। दोस्तों, 1933 के अंदर वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंदर फ्रांस जो है वो ये चीज इंप्लाई करता है कि जर्मनी में नाजीज्म बढ़ रहा है, इस वजह से जर्मनी जो है उसको डिसआर्म मजीद किया जाए और फ्रांस या कोई भी अलाइड पावर जो था वो डिसआर्म ना हो। इसकी वजह से एक हफ्ते बाद 1933 के अंदर जर्मनी जो है हिटलर के थ्रू वो इस डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर देता है और एक हफ्ते बाद जर्मनी लीग ऑफ नेशंस भी छोड़ देता है जो उसने 1926 में ज्वाइन की। जिस तरह वर्ल्ड वॉर वन के अंदर अलाइड पावर्स थी और सेंट्रल पावर्स थी, सिमिलरली वर्ल्ड वॉर टू के अंदर भी अलाइड पावर्स थी और दूसरी साइड पर अब एक्सिस पावर्स थी, रिप्रेजेंट मोर एंड लेस सेम कंट्रीज कर रहे थे। अलाइड पावर्स के अंदर फ्रांस, यूके, उसके अलावा रशिया एंड अमेरिका। अमेरिका ने अगेन ये वाली जंग भी लेट ज्वाइन की थी। और अगर हम एक्सिस पार्ट्स की बात करें तो इटली, जर्मनी, जापान, ये मेजर कंट्रीज थे। और भी काफी कंट्रीज थे दोनों ग्रुप्स के में, मेजर यही कंट्रीज थे। दोस्तों, जब जापान ने 1931 के अंदर हमला किया चाइना के ऊपर, तो जो लीग ऑफ नेशंस थी जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू बनी, इसका पर्पस या हम कह लें गोल ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि वो दुनिया में किसी भी किस्म की दोबारा इस तरह की वर्ल्ड वॉर जो है वो होने से रोके और इस डिस्ट्रक्शन से रोके। लेकिन जब जापानीज एग्रेशन हुई चाइना में तो लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल हो गई इवेंचुअली। उसका कोई हम लोग कह लें पर्पस सामने नहीं है और वो रोकने में नाकाम रही जापान को इस एग्रेशन से। इससे हुआ ये कि इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में जो हिटलर थे उन्हें इनकरेजमेंट मिली कि जी लीग ऑफ नेशंस जो है ये एक ऐसी बॉडी है जो कि एग्जिस्ट तो करती है लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी कोई नहीं है। 1935 के अंदर हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को और कह लें लीग ऑफ नेशंस को भी ब्रीच करते हैं इस तरीके से कि वो कंस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। तो कंस्क्रिप्शन से मुराद होता है अपनी आर्मी की तादाद बढ़ाना एक किस्म की। तो जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर ये बैन लगा था कि वो 1 लाख से ज्यादा की फौज नहीं रख सकती, लेकिन जर्मनी 1935 के अंदर कंस्क्रिप्शन करती है और अपनी ट्रूप्स जो है उनको बढ़ाने लगती है। 1936 के अंदर दोस्तों हिटलर जो है वो राइनलैंड के इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू जो राइनलैंड का इलाका है अगेन इसको डीमिलिटराइज रखना था, लेकिन जर्मनी जो है उसने जब ये पहले विटनेस किया कि लीग ऑफ नेशंस कोई काम वैसे नहीं कर रही और उसका जो पर्पस है वो फेल हो चुका है, तो वो मजीद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को ब्रीच करता रहा। 1936 के अंदर बाकायदा तौर पर एक रोम बर्लिन एक्सिस होता है इटली और जर्मनी के दरमियान, जिसमें दोनों फाशिस्ट डिक्टेटर्स होते हैं, एक साइड से मुसोलिनी और दूसरी साइड से हिटलर। ये एक एक्सिस बना लेते हैं एंड 1939 के अंदर एक प्रॉपर एग्रीमेंट देखा जाता है जिसे द स्टील पैक्ट कहते हैं। और इटली एक वादा करता है जर्मनी से कि अगर वॉर होती है तो इटली विल स्टैंड विद जर्मनी। दोस्तों, आपको मैं बताऊं 1936 से पहले 1935 तक एक स्ट्रेसा फ्रंट का भी मुआहदा हुआ था। तब तक इटली जो था वो अलाइड पावर्स जो हैं यानी कि फ्रांस और यूके उनके साथ था और वो जर्मनी जो ब्रीचेस कर रहा था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की उसके खिलाफ भी बातें करता था। लेकिन जैसे उसने देखा कि
मुसोलिनी जो है वो पर्सनली तौर पर हिटलर को बड़ा पसंद करते थे और हिटलर के जो भी एक्शंस थे वो उन्हें इमिटेट करने की कोशिश करते थे, उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते थे। इसी वजह से 1936 के अंदर ये एक्सिस देखा गया और उन्होंने हिटलर को अपना बेस्ट फ्रेंड भी कहा। 1936 के अंदर एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट होता है जापान और जर्मनी के दरमियान। अच्छा दोस्तों, कॉमिंटर्न या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे 1919 में व्लादिमीर लेनिन ने सेटअप किया था। ये एक कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर। तो इसी के ओपोजिशन में 1936 में एंटी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैक्ट कह लें किस्म का, वो साइन किया गया जापान और जर्मनी के थ्रू। दोस्तों 1936 के अंदर स्पेनिश सिविल वॉर स्टार्ट होती है जिसके अंदर हिटलर और मुसोलिनी जो है वो साथ देते हैं एक और डिक्टेटर का जो कि फ्रैंको होते हैं। दोस्तों एक और वजह वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट होने की थी, ड्रीम ऑफ हिटलर लेबेंजरोम। दोस्तों लेबेंजरोम अगर हम लोग जर्मन लिटरेचर के अंदर समझें तो इससे मुराद एक ऐसा जर्मनी के लोगों के लिए इलाका था जिसके अंदर जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया के कुछ इलाके, पोलैंड के इलाके एंड रशिया के इलाके, उरल माउंटेन्स तक जो है वो जर्मनी की हुक्मरानी में आना चाहें। ये एक किस्म का, जिस तरह आजकल प्रेजेंट डे हिंदुत्व एक्सपेंशनिस्ट क्लेम्स हैं, सिमिलरली उस वक्त जर्मनी जो है वो इस तरह का एक, हम लोग कह लें कि एक्सपेंशनिज्म चाहता था। दोस्तों अब मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट वजह की जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई, एंड दैट वर अपीजमेंट पॉलिसीज ऑफ वेस्ट फॉर हिटलर। दोस्तों हुआ ये कि डिफरेंट जगहों पर, जिस तरह मैंने आपको बताया, हिटलर ने वायलेट किया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को, लीग ऑफ नेशंस के वो खिलाफ किया, लेकिन जो मेजर कंट्रीज थे जैसे कि फ्रांस हो गया, जैसे कि ब्रिटिश हो गया, इसने उन्हें काउंटर नहीं किया बल्कि अपीज किया। अपीज से मुराद ये है कि ब्रिटिश और फ्रांस चाहते थे कि किसी भी सूरत हाल में जंग ना हो और उस वजह से वो जिस तरह जर्मनी जो एक्शन करता था वो उसके खिलाफ नहीं जाते थे बल्कि सम सॉर्ट ऑफ उसको सपोर्ट करते थे ताकि जंग ना हो। ये वो स्टेप्स थे जिन्होंने इनकरेज किया हिटलर को कि वो इतनी बड़ी जंग करे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं अपीसमेंट की तो डॉस प्लान हुआ था, यंग्स प्लान हुआ था 1929 के अंदर, जिसमें इवन रेपरेशंस जो हैं वो 6600 मिलियन यूरो से कम करके 2000 मिलियन यूरोस पर ले आए। जब जर्मनी ने कंस्क्रिप्शन स्टार्ट की, रीआर्मामेंट अपनी स्टार्ट की, तब भी कोई खास हम लोग कह लें मुखालफत नहीं देखी गई। मार्च 1938 के अंदर जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया के ऊपर कब्जा कर लेता है और इसे एंशलूस बोला जाता है जर्मन लैंग्वेज के अंदर। इससे मुराद यूनियन होता है। अब इसके ऊपर यह भी देखा जाए तो एक किस्म का खिलाफ था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के, इस पर कोई एक्शन लिया जाता ब्रिटिश या फ्रांस के थ्रू। फ्रांस के अंदर और ब्रिटिश के अंदर जनरली ये बात कहा जाने लगी कि ये एक नेचुरल यूनियन है, अल्टीमेटली ये एक ना एक दिन होना ही था। इवन जब चेकोस्लोवाकिया के ऊपर कब्जा किया हिटलर ने और उनका जो एक रीजन है सुडेंटेलैंड का, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा करना चाहा तो चेकोस्लोवाकिया की गवर्नमेंट इसके खिलाफ गई। लेकिन बर्तानिया जो है, उस वक्त बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर थे चैम्बरलैन साहब, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाई म्यूनिक में और उन्होंने ये कहा कि चेकोस्लोवाकिया जो मुल्क है वो अपना ये सुडेंटेलैंड का जो इलाका है ये जर्मनी को दे दे, लेकिन बदले में जर्मनी जो है वो बाकी चेकोस्लोवाकिया को छोड़ दे। तो अब हम देख सकते हैं यानी कि जो वेस्ट है, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, अलाइड पावर जो थी, वो अपीज कर रही थी हिटलर को और ये मजीद इनकरेज कर रहा था हिटलर को कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा कोई ब्रूटल स्टेप्स उठाए और उसे किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। 1939 के अंदर नॉन एग्रेशन पैक्ट होता है यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस और जर्मनी के दरमियान। दोस्तों इस पैक्ट में होता ये है कि 2 साल के लिए एक नॉन एग्रेशन का पैक्ट साइन किया जाता है कि जी 2 साल तक ना यूएसएसआर ना जर्मनी एक दूसरे पर हमला करेंगे। अच्छा, अक्सर जो लोग हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं इधर यूएसएसआर को कि इस पैक्ट की वजह से भी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई है। वो ये कहते हैं कि जी अगर ये पैक्ट ना होता और रशिया अपने वेस्टर्न अलाइज के साथ ही, अपने जो अलाइड पावर्स हैं उनके साथ ही खड़ा रहता, तो ये एक किस्म की डेटरेंस होती जर्मनी को कि अगर अब हम जंग करेंगे तो रशिया जो है वो भी हम पर अटैक करेगा और हमें 2 फ्रंट्स पर, यानी कि जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 में वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ी थी, वही होगा। लेकिन इधर यूएसएसआर जो था वो इस पैक्ट के अंदर इसलिए आया क्योंकि एज पर यूएसएसआर पॉलिसी मेकर्स उन्हें 2 साल का टाइम मिल जाता ताकि वो अपने आप को तैयार कर लें जर्मनी से जंग लड़ने के लिए। तो अब हम लोग इस वर्ल्ड वॉर 2 की जो हिस्ट्री है, टाइम लाइन है, इसको जरा समझते हैं कि किस सीरीज ऑफ इवेंट्स में वाकयात हुए और ओरिजिन किस तरह हुआ वार का। 24 अगस्त 1939 को, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक पैक्ट हुआ था नॉन एग्रेशन का यूएसएसआर और जर्मनी के थ्रू। तो इसके बाद जर्मनी को यह श्योर था कि अगर अब हम लोग पोलैंड के ऊपर हमला करते हैं तो रशिया जो है वो बचाने नहीं आएगा, सोवियत रूस बचाने नहीं आएगा पोलैंड को, और जो वेस्टर्न पावर्स हैं, क्योंकि उसे ये लगता था कि पहले वो मुझे इतना अपीज कर चुकी हैं तो वो भी कोई खतरा नहीं मोलेंगी कि वो जर्मनी से जंग करें और हम लोग पोलैंड पर कब्जा कर लेंगे। पोलैंड पर कब्जा अगेन, ये जो उनका लेबेंजरोम का ड्रीम था, मैंने आपको पहले बताया, उसमें फॉल करता था क्योंकि उसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया पर वो पहले कब्जा कर चुके थे और रशिया के इलाके आते थे। इसी के चलते दोस्तों 1 सितंबर को जर्मन ट्रूप्स जो हैं वो पोलैंड को उससे पहले कहते हैं कि जी आप अपना ये जो जर्मन स्पीकिंग इलाके हैं ये हमारे हवाले कर दें, जिस पर जो पॉलिश गवर्नमेंट है वो इनकार करती है, रेजिस्ट करती है और 1 सितंबर को
इन्वेड कर दिया जाता है पोलैंड को जर्मनी के थ्रू। अगेन जो चैम्बरलैन साहब थे प्राइम मिनिस्टर यूके के, वो इधर भी अपीजमेंट जो है अपनी वो जारी रखना चाहते थे और वो जर्मनी को कहते हैं कि जी अगर आप अपनी इन्वेजन जो उसे रोक दें तो हम अगेन एक कॉन्फ्रेंस कराते हैं, जिस तरह उन्होंने पहले कराई थी चीकोस्लोवाकिया को लेकर। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, पोलैंड और ब्रिटिश के दरमियान एक पैक्ट था कि अगर इन केस ऑफ इन्वेजन ऑफ जर्मनी अगर पोलैंड के ऊपर हमला किया जाता है तो बर्तानिया जो है वो पोलैंड को बचाने आएगा। अवाम के प्रेशर में आकर आखिरकार रात 11 बजे 3 सितंबर को बर्तानिया जंग डिक्लेयर कर देता है जर्मनी के खिलाफ, और उसके बाद फ्रांस भी जंग डिक्लेयर कर देता है जर्मनी के खिलाफ। एक महीना तकरीबन जंग जारी रहती है और 29 सितंबर 1939 को पोलैंड जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ता है और ईस्टर्न जो पोलैंड है उसके ऊपर आकर कब्जा कर लेता है रशिया और वेस्टर्न पोलैंड पर कब्जा कर लेता है जर्मनी। अच्छा, ये जो जंग है ये इसलिए जर्मनी जीतता है क्योंकि जर्मनी ने यहां पर एक टेक्निक अपनाई थी जिसे ब्लिट्जक्रिग बोला जाता है। इसमें होता यह था कि जर्मनी ने अपनी एयरफोर्स के थ्रू, जिसे लुफ्तवाफे बोला जाता है, और जो उनके टैंक से पैंजर जिन्हें बोला जाता है, उनके थ्रू साइमल्टेनियसली एक साथ अटैक किए। दोस्तों इसके बाद तकरीबन 5 महीने स्टेलमेट चलता है, हल्की फुल्की जंग रहती है जिसे फोने वार भी अक्सर कहा जाता है। लेकिन 5 महीने बाद अप्रैल 1940 में हिटलर साहब हमला कर देते हैं डेनमार्क और नॉर्वे पर। दोस्तों नॉर्वे पर कब्जा करना और ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं इन पर कब्जा करना, इन पर अटैक करना जर्मनी के लिए बेहद जरूरी या बेहद अहम था। वो इस वजह से क्योंकि जर्मनी की जो आर्मामेंट इंडस्ट्री थी, यानी कि उनकी जो हथियार बनाने की जो इंडस्ट्री थी, आर्म्स बनाने की जो इंडस्ट्री थी, वो सबसे ज्यादा जिस आयरन पर रिलाई करती थी वो स्वीडन की इन्हीं पोर्ट से आता था, वो स्वीडन से आता था। दोस्तों अप्रैल के बाद 10 मई को जर्मनी हमला कर देता है हॉलैंड यानी कि प्रेजेंट डे नेदरलैंड पर, बेल्जियम पर और उसके बाद फ्रांस पर। यहां पर भी दोस्तों वो अपनी वही ब्लिट्जक्रिग की टेक्निक अपनाता है कि वो साइमल्टेनियस अटैक्स करता है एयरफोर्स के भी थ्रू और टैंक्स के भी थ्रू। बेल्जियम जो है वो रेजिस्टेंस मुजाहमत दिखाता है, लेकिन अगेन एंड ऑफ मई तक बेल्जियम पर भी जर्मनी का कब्जा हो जाता है और जो अलाइड फोर्सेस थी उन्हें यहां पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। जब भी इन लोलैंड कंट्रीज की इस जंग की बात करें तो यहां पर एक टर्म यूज होती है, डंकिंग स्पिरिट। अच्छा दोस्तों, डंकिंग स्पिरिट से मुराद ये है, डंकिंग एक इलाका था नॉर्दर्न फ्रांस में फॉल करता था जो कि बेल्जियम वगैरह के साथ लगता था। अब यहां पर जब अटैक कर रही थी जर्मनी, जो सोल्जर्स थे अलाइड फोर्सेस के जिनकी तादाद तकरीबन 3,38,000 थी, वो यहां पर ट्रैप हो जाते हैं जर्मन ट्रूप्स के पास। लेकिन ब्रिटिश अपनी नेवी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी नेवल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन फौजियों को बचा लेती है और विंस्टन चर्चिल जो हैं, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, चैम्बरलैन को रिप्लेस कर आए थे, वो बहुत ज्यादा हम लोग कह लें कि इस चीज को उठाते हैं कि जी हम लोगों ने अपने इन सिपाहियों को बचाया, 3,40,000 सिपाहियों को बचाया है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो ये कोई बड़ी जीत या बड़ी विन नहीं थी अलाइड पावर्स के लिए, क्योंकि 3,38,000 सोल्जर्स वापसी जरूर बचा लिए गए थे, लेकिन उन सोल्जर्स की जो आर्म्स थी, जो एमुनेशंस थी, वो उन्हीं ममालिक में रह गई। इसके बाद जर्मनी साउथवर्ड्स मजीद आगे बढ़ता है। फाइनली दोस्तों 14 जून को पेरिस कैप्चर कर लिया जाता है जर्मनी के थ्रू और 22 जून को फ्रांस सरेंडर कर देता है और 22 जून 1940 को देखा जाए तो जर्मनी का कब्जा हो जाता है नेदरलैंड पर भी, बेल्जियम पर भी, फ्रांस पर भी। दोस्तों इसके बाद देखी जाती है ब्रिटिश बैटल, जो कि चलती है तकरीबन 12 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 1940 तक। दोस्तों इस जंग के बारे में अगर मैं आपको पहले ज्योग्राफिकली बताऊं तो वो ये कि ब्रिटिश जो है, ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम जो है, ये एक आइलैंड नेशन है जो कि मेनलैंड यूरोप से अलहदा है। दोस्तों जर्मनी अपनी एयरफोर्स लुफ्तवाफे जो है उसको यूज करती है अटैक करने के लिए, और सबसे पहले वो जाकर जो हार्बर्स होते हैं, जो पोर्ट्स होती हैं बर्तानिया की, उन पर हमला करते हैं। जो रेडार स्टेशन होते हैं, इवन जो लंदन का शहर था उस पर भी डायरेक्ट हमला करते हैं। वो इसलिए हमला करते हैं क्योंकि जैसे ही जंग बैटल ऑफ ब्रिटेन स्टार्ट होती है उसी वक्त बर्लिन के शहर पर हमला किया गया था ब्रिटानिया की जानिब से, और रिटेलिएटरी मेजर्स के लिए वो सिविलियन एरिया जो है उसके ऊपर हमला करता है जर्मनी। लेकिन दोस्तों ब्रिटानिया जो है, ब्रिटिश जो है, वो एक वर्ल्ड पावर था और तब भी ब्रिटिश की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। रॉयल एयरफोर्स जो है वो बहुत अच्छा जवाब देती है लुफ्तवाफे यानी कि जर्मन एयरफोर्स को। और अगर हम लोग टोटल लॉसेस की बात करें तो यहां पर जर्मनी को बहुत हैवी किस्म की शिकस्त तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें लॉसेस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों 1389 जर्मन प्लेन्स जो हैं वो तबाह होते हैं इस जंग में, जबकि उसी की अगर हम निस्बतन देखें तो 700 बरतानवी प्लेन्स भी तबाह होते हैं। लेकिन इस जंग का फायदा यह होता है कि जर्मनी को यह पता चलता है कि वो इनविंसिबल नहीं है, उसको भी हराया जा सकता है, उसको भी चेक किया जा सकता है। और अगर हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 की क्रोनोलॉजी में देखें तो बैटल ऑफ ब्रिटिश ये पहली जंग थी जब जर्मनी को किसी मकाम के ऊपर शिकस्त का सामना हुआ था। दोस्तों अब हम देखते हैं हिटलर के बड़े अच्छे दोस्त मुसोलिनी के बारे में कि वो इस वक्त क्या कर रहे थे। तो 1940 के अंदर इटली अटैक करता है इजिप्ट के ऊपर। वो इस तरीके से, इजिप्ट होती है एक ब्रिटिश कॉलोनी, जबकि अफ्रीका में जो लीबिया मुल्क होता है वो होती है इटालियन कॉलोनी। इटली अपनी इस लीबियन कॉलोनी के थ्रू अटैक करता है इजिप्ट पर।
उसके अलावा इटली ग्रीस पर भी अटैक कर देता है। अगेन ग्रीस जो है वो इन्फ्लुएंस में होती है सम सॉर्ट ऑफ ब्रिटिश के। इटली के बारे में अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर कोई भी इतनी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं देखी जाती इटली के थ्रू, और ब्रिटिश जो है वो इजिप्ट से भी उन्हें बाहर निकालते हैं। इवन लीबिया जो है वो भी काफी हद तक ब्रिटिश के अंडर आ जाता है, और ग्रीस से भी बाहर निकाल दिया जाता है इटली को। दोस्तों फरवरी 1941 के अंदर हिटलर साहब जो हैं वो अपने अलायंस पार्टनर अपना जो अलाय है उसकी सपोर्ट में आते हैं, और वो अपना एक ट्रूप जिसे वो अफ्रीका कॉर्प्स के नाम से बुलाते हैं उसको भेजते हैं अफ्रीका में, और वो जाकर इटली के साथ मिलकर, इटालियन ट्रूप्स के साथ मिलकर हमला करता है इजिप्ट पर। लीबिया को भी वो दोबारा आजाद करा लेते हैं, और वो पेनिट्रेट करके जाते हैं इजिप्ट में। अलेक्जेंड्रिया जो शहर है बहुत फेमस है इजिप्ट का, उससे वो सिर्फ 70 मील दूर रह जाते हैं। उसके अलावा अप्रैल 1941 के अंदर इटालियन ट्रूप्स के साथ ही मिलकर अगेन जर्मनी जाता है, ग्रीस पर हमला करता है, और ग्रीस से बरतानवी फौजेस को, और उससे तकरीबन कुछ दिन पहले 60,000 न्यूजीलैंड फोर्सेस भी आई थी, उनको भी वहां से निकाल देता है। और इस तरीके से ग्रीस भी 1941 के अंदर इटली और जर्मनी के कब्जे में आ जाता है। दोस्तों 22 जून 1941 को सरप्राइज अटैक तो नहीं कहेंगे, एंटिसिपेटेड अटैक था। किसका? जर्मनी का ऑन रशिया। यस, यू आर हियरिंग इट राइट। 2 साल का, मैंने आपको पहले भी बताया था, उनका नॉन अग्रेशन का पैक्ट था। रशिया को भी पता था कि अल्टीमेटली जर्मनी ने हम पर हमला करना है, क्योंकि नाजीज्म की जो फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, उसके अंदर वो ओपनली अगेंस्ट है कम्युनिज्म के। तो उन्हें पता था कि अल्टीमेटली उन्होंने हम पर अटैक करना ही है। 2 साल का नॉन एग्रेशन पैक्ट इसी वजह से किया गया था, ताकि कुछ वक्त, कुछ मोहलत मिल जाए रशिया को, और वो अपनी आर्मामेंट्स, अपने जो आर्म्स हैं उन्हें बढ़ा सकें। जो अटैक किया जाता है जर्मनी के थ्रू, वो 3 डायरेक्शन में किया जाता है। नॉर्थवर्ड्स लेनिनग्राड के थ्रू, साउथवर्ड्स यूक्रेन के थ्रू, एंड सेंट्रली तौर पर मॉस्को पर। दोस्तों जो यूक्रेन का या साउथवर्ड अटैक था उसमें कामयाबी मिलती है जर्मनी को, लेकिन जो मॉस्को और लेनिनग्राड है यहां पर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो इस वजह से कि जंग अक्टूबर तक जारी रहती है इस फ्रंट के ऊपर, इस मकाम के ऊपर। अब जब अक्टूबर तक ये जंग जारी रहती है तो होता ये है कि बारिशें स्टार्ट होती हैं रशिया के अंदर, जो कि हालात, जो कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस हैं, उन्हें बड़ा मुश्किल बना देती हैं जर्मन फोर्सेस के लिए। दोस्तों अगर आपको पता हो, जब नेपोलियन ने हमला किया था रशिया के ऊपर, तो उसे भी रिट्रीट इसी वजह से करना पड़ा था कि जो वेदर कंडीशंस थी रशिया की वो बहुत हार्श थी, वो बहुत ठंडी थी। इवन वर्ल्ड वॉर टू के अंदर भी कुछ जगहों का जो हम लोग कह लें टेम्परेचर था वो -38 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। तो हिटलर साहब जो थे उन्होंने जो ऊपर वाले 2 इलाके थे उनको छोड़कर फोकस किया कि हम साउथवर्ड ही अटैक करेंगे, और जो कॉकस का रीजन है, जिसे कोकेशियन एशिया भी बोला जाता है, जो ये रीजन है रशिया का, इस पर अटैक करके जो ऑयल फील्ड्स हैं रशिया के, उन पर कब्जा कर लिया जाए। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एंड टर्निंग पॉइंट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। दोस्तों दैट वाज द एंट्री ऑफ यूएसए। अच्छा दोस्तों मैं आपको बताऊं 1941 तक भी अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, इसने अपनी आइसोलेशनिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो किया हुआ था कि यूएसए विल नॉट पार्टेक इन एनी यूरोपियन एडवेंचर या इस तरह की किसी भी जंग के अंदर। लेकिन सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहा था ब्रिटानिया को अंडर लैंड लीज एक्ट ऑफ 1941। दोस्तों होता ये है कि पैसिफिक ओशन के अंदर, मैंने आपको जापान के बारे में बताया था, जापान चाइना पर तो हमला कर रहा था। अब चाइना के अंदर दोस्तों इस वक्त हुकूमत होती है चेंग काई शेक की। चेंग काई शेक वाज पार्टनर, या हम लोग पार्टनर तो नहीं कहेंगे, हम लोग सपोर्ट उसे थी अमेरिका की। अच्छा दोस्तों अगर जापान के बारे में मैं आपको बताऊं तो जापान के पास अपने रॉ मटेरियल्स जो हैं वो इतने नहीं थे, और जापान रिलाई करता था डिफरेंट ममालिक से रॉ मटेरियल लेने पर, और ऑयल वो इंपोर्ट करता था सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थ्रू। दोस्तों जब बर्तानिया और नेदरलैंड्स जंग के अंदर फंसे हुए थे तो जापान ये मौका अच्छा समझता है कि जो डच ईस्ट इंडीज के इलाके हैं, यानी कि जिस तरह इंडोनेशिया हो गया और इस तरह के डिफरेंट जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उसके अलावा जो म्यांमार है, बर्मा है और मलाया के जो ममालिक हैं जो ब्रिटानिया की कॉलोनीज थी, वो कहता है कि मैं इन पर कब्जा कर लेता हूं क्योंकि दीज कॉलोनीज वर वेरी रिच इन रॉ मटेरियल्स। लेकिन दोस्तों वो ये सब करे उससे पहले ही उसने, क्योंकि हमला उसकी जंग चल रही थी इस वक्त भी चाइना के साथ। चाइना दोस्तों इस जंग के अंदर अलाइड पार्ट्स का हिस्सा था, और जापान मैंने आपको पहले भी बताया एक्सिस पार्ट्स का हिस्सा था। दोस्तों 26 जुलाई 1941 को प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है वो एक एम्बार्गो लगा देते हैं जापान के ऊपर, और जापान को ये कहते हैं कि जिन जगहों पर उसने कब्जा किया हुआ है चाइना के, वो उन कब्जों को छोड़ दे, और जो वो हॉस्टाइल हो रहा है वो अपनी हॉस्टिलिटीज को खत्म कर दे, नहीं तो हम अपना एम्बार्गो नहीं हटाएंगे। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों जापान रिलाई करता था सबसे ज्यादा ट्रेड पर अमेरिका के साथ और डिफरेंट ममालिक के साथ। तो जापान जो है वो रिक्वेस्ट करता है अमेरिका को कि आप इस ऑयल एम्बार्गो को हटा दें और हमारे साथ ट्रेड दोबारा बहाल कर दें। लेकिन रूजवेल्ट साहब जो थे, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनकी कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और वो कहते हैं कि आप अपनी हॉस्टिलिटीज को रोकें। 16 अक्टूबर 1941 को जनरल टोजो, एक निहायत ही अग्रेसिव इंसान, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जापान के, और उसके बाद वो प्लान करते हैं कि अगर यूएसए अपना ऑयल एम्बार्गो नहीं हटाएगा तो हम यूएसए पर अटैक करेंगे।
दोस्तों द अटैक ऑफ जापान ऑन यूएसए वाज मेनली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रीजन। 7 दिसंबर 1941 को बाकायदा तौर पर जो अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस थी पैसिफिक ओशन में, उस पर अटैक किया जाता है और तकरीबन 3700 अमेरिकन सोल्जर्स इस अटैक में मारे जाते हैं। दोस्तों ये अटैक बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस अटैक में तकरीबन अमेरिका के 353 एयरप्लेन, 5 बैटलशिप्स भी तबाह की जाती हैं और डिफेक्टो तौर पर देखा जाए यहां पर एक एग्रेसिव पावर उभर कर आती है जिसकी हेजेमनी बन जाती है पैसिफिक रीजन में, एंड दैट वाज जापान। इसके बाद डच ईस्ट इंडीज, साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स और जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उसके अलावा जो आइलैंड्स थे नॉर्थ सेंटिनलीज जो इस वक्त इंडिया में फॉल करते हैं, इनके ऊपर भी कब्जा कर लेता है। अमेरिका की जो एंट्री है वो बहुत बड़ा बूस्ट देती है अलाइड पावर्स को। सबसे पहली वजह ये कि जो अलाइड पावर्स की इकोनॉमी थी वो बैंकरप्ट होते जा रहे थे, लेकिन इकोनॉमिक पावर हाउस था अमेरिका, और अमेरिका जैसे ही शामिल होता है तो उन्हें रिसोर्स भी मिलता है, उन्हें लोग भी मिलते हैं। यूएसएसआर क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल था, उसके अलावा हम लोग अगर टेक्निकली एडवांसमेंट देखें या इकोनॉमिकली एडवांसमेंट देखें वो यूएसए था। तो अब जंग जितनी ही लंबी चलती उतना फायदा अलाइड पावर्स को होना था और उसका नुकसान अल्टीमेटली होना था एक्सिस पावर्स को। दोस्तों 10 जुलाई 1943 को बाकायदा तौर पर फॉल शुरू होता है एक्सिस पावर्स का। वो इस तरीके से है कि अलाइड पावर्स खासतौर पर बर्तानिया और अमेरिका अटैक करते हैं 1943 10 जुलाई को इटली पर, और अक्टूबर 1943 तक नेपल्स जो शहर है इटली का उस पर भी कब्जा कर लिया जाता है। जो फाशिस्ट डिक्टेटर थे मुसोलिनी, उनको रिमूव कर दिया जाता है। दोस्तों मुसोलिनी के सक्सेसर बेडोलियो जो थे वो एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, वो आर्मिस्टाइज साइन कर लेते हैं और वो अलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लेते हैं 1943 के अंदर। दोस्तों इसके बाद अब हम बात करेंगे डी डे 1944 के बारे में। डी डे से मुराद दोस्तों 6 जून 1944 है, जब अलाइड पावर्स जो हैं वो अटैक करती हैं फ्रांस पर ताकि वो उससे जर्मनी के जो कब्जा उससे छुड़वा लें। दोस्तों नॉर्मंडी का जो इलाका है यहां पर लैंड करते हैं तकरीबन 3 मिलियन अलाइड ट्रूप्स, और वो जर्मनी से यहां पर जंग स्टार्ट करते हैं। उसके वजह से जर्मनी को जो है रिट्रीट करना पड़ता है और 25 अगस्त 1944 पेरिस को आजाद करा लिया जाता है। इसके बाद सितंबर के अंदर एंटॉप और ब्रुसल्स के जो शहर हैं नेदरलैंड्स के, उन्हें भी आजाद करा लिया जाता है और अमेरिका अपनी एक लाइन ऑफ डिफेंस बना लेता है इधर आर्डिनेंस के इलाके पर, और जो जर्मनी है उसको उनसे रिट्रीट करना पड़ता है। नवंबर 1944 के अंदर अलाइड पावर्स जो हैं वो अटैक करती हैं जर्मनी के ऊपर, जर्मनी को इन्वेड करती हैं वेस्टर्न फ्रंट से। लेकिन दोस्तों होता इधर ये है कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो कहते हैं कि हम लोग स्लोली अटैक करेंगे, जबकि जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं वो यहाँ पर जरा रैपिड अटैक देखना चाहती थी, क्योंकि उनका ये प्लान था, उनकी ये ख्वाहिश थी कि ईस्टर्न फ्रंट से जो अटैक करना है रशिया ने, उससे पहले अटैक अलाइड फोर्सेस करें। दिसंबर 1944 के ऊपर वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी के एक बहुत शदीद लड़ाई देखी जाती है और ये आखिरी ऑफेंसिव होता है जर्मनी का हिटलर के थ्रू, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख लोग मरते हैं, जर्मनी के 2.5 लाख सिपाही मरते हैं और कोई 600 टैंक्स जो हैं वो तबाह होते हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा हम कह लें इम्पैक्ट पड़ता है इसका जर्मनी पर, और उसके बाद जर्मनी की बाकायदा तौर पर कमर टूट जाती है। 1945 में जर्मनी दोनों साइड से इन्वेड हो चुका होता है, ईस्टर्न फ्रंट से रशिया के थ्रू, वेस्टर्न फ्रंट से जो अलाइड पावर्स हैं इनके थ्रू, और मई 1945 हिटलर द फेमस डिक्टेटर सुसाइड कर लेते हैं और 8 मई 1945 को नाजी जर्मनी सरेंडर कर देता है। दोस्तों जरा पैसिफिक ओशन के बारे में अगर बात करें तो मैंने आपको यहां पर बताया जापान जो है यहां पर मेजर अग्रेसर था। इसने जो अलाइड पावर्स का अलाय था चाइना, उस पर भी ये हमला किया हुआ था। दूसरी साइड से मिडवे आइलैंड्स के ऊपर इसकी जंग चल रही थी अमेरिका से जंग में दोस्तों इसको बहुत शिकस्त करनी पड़ती है, क्योंकि अमेरिका जो हम लोग कह लें इंजीनियर्स हैं वो टेक्निकली इनसे थोड़ा सा आगे जाते हैं। वो जो इनका रेडियो कोड्स हैं उन्हें डिकोड कर लेते हैं, और अमेरिका को पता होता है कि जापान ने क्या अटैक करना है और कहां पर करना है। दोस्तों जर्मनी के फॉल के बाद जापान जो है वो भी तैयार होता है सरेंडर के लिए, लेकिन अलाइड पावर्स और खासतौर पर अमेरिका अनकंडीशनल सरेंडर चाहते हैं। लेकिन अमेरिका इस चीज का वेट नहीं करता। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा के शहर के ऊपर अमेरिका अपना पहला एटम बम चलाता है, जिससे तकरीबन 84,000 लोग मरते हैं। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 नागासाकी के शहर पर दूसरा एटम बम चलाया जाता है, जिससे मजीद तकरीबन 40,000 लोग जो हैं वो मर जाते हैं। दोस्तों एटम बम चलाने की जो रीजंस थी, कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि अमेरिका ने एटम बम 2 रीजन से चलाया। पहला यह कि रशिया जो है वो निगोशिएशन कर रहा था जापान के साथ, और जापान जल्द ही अनकंडीशनल सरेंडर कर देता। अगर जापान अनकंडीशनल सरेंडर करता रशिया के कहने पर, तो इसका एज रशिया को मिलता। वो ये कि रशिया कुछ जो जापानीज लैंड है उस पर कब्जा कर लेता। और दूसरा रीजन ये थी इन बम चलाने की, अमेरिका डेटर करना चाहता था, वार्निंग देना चाहता था यूएसएसआर को, कम्युनिस्ट रशिया को, कि हमारे पास ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी मौजूद है। दोस्तों दिस वाज वर्ल्ड वॉर 2। अब दोस्तों हम कुछ आफ्टर मैथ की बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ।
दोस्तों 5 जून 1945 से लेकर 23 मई 1949 तक जर्मनी पर कब्जा रहता है अलाइड पावर्स का। वेस्टर्न जर्मनी पर, ईस्टर्न जर्मनी पर 1988 तक कब्जा रहता है यूएसएसआर का। दूसरी तरफ जापान पर सितंबर 2 1945 से लेकर अप्रैल 28 1952 1952 तक कब्जा रहता है अलाइड पावर्स का, जिसमें चाइना भी शामिल था। वर्ल्ड वॉर 2 के खात्मे के बाद पूरी दुनिया पर ग्लोबल स्टेज पर एक सुपर पावर उभर कर आई एंड दैट वाज यूएसए, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका वाज एट दैट टाइम द इकोनॉमिक पावर हाउस। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई, दैट वाज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। उसके अलावा कुछ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जैसे कि वर्ल्ड बैंक, जैसे कि आईएमएफ, और जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी थी वो डॉलराइज हो गई। वो इस तरीके से दोस्तों यूरोपियन ममालिक जो हैं वो अमेरिकन लोन्स के ऊपर चल रहे थे। मैंने आपको बताया कि वो वरना तो बैंकरप्ट हो जाते। अमेरिका जो था उसने उन्हें लोन्स दिए और तकरीबन 70% ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड जो था वो अमेरिका के पास था। इस वजह से जो पूरी दुनिया की ट्रेड थी वो अमेरिका में होने लगी और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। सबसे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 का है कोल्ड वॉर या ब्लॉक पॉलिटिक्स। दोस्तों कोल्ड वॉर कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स थे 1945 से लेकर 1991 तक, जिसमें कम्युनिस्ट रशिया जंग, एक किस्म की सर्द जंग होती है कम्युनिस्ट रशिया की कैपिटलिस्ट अमेरिका से। तो दोस्तों दिस वाज वर्ल्ड वॉर 2, इसकी हिस्ट्री, कॉजेज और इम्पैक्ट्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।